हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव की पोम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. ये extract based questions हैं, यानी जो extracts हैं या poem के जो stanzas हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस है कि हर स्टेंजा से कौन कौन सी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आपको ध्यान है तो ये जो स्टेंजा है वो इस पोम का सबसे पहला स्टेंजा है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट वांट टू गो एंड व्हाई। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि जो जो पोएट है वो कहाँ जाना चाहता है और क्यों। आई थिंक ये इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट, और वो है कि पोएट जो है वो इनिसफ्री आइलैंड जाना चाहता है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, अगर आप सिर्फ इनिसफ्री भी लिखेंगे तो दैट वुड बी ओके, वो सही ही होगा। लेकिन अगर इनिसफ्री आइलैंड लिखेंगे इट विल मेक योर आंसर मोर अप्रोप्रिएट, वो आपके आंसर को और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाएगा, उचित बनाएगा, सही बनाएगा। ऑलराइट, तो मेक श्योर कि आप इनिसफ्री आइलैंड लिखें। ओके, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का वो है वाई। वो इनिसफ्री क्यों जाना चाहते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। तो वो इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वो जैसे, अब ये एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, वैसे तो आप पूरी पोम में से कहीं से भी आंसर्स ले सकते हैं। पूरी पोम में यही बताया गया है कि वो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, इज़न्ट इट। उनकी डिज़ायर्स हैं वहाँ जाने की, क्योंकि वो पीसफुल होना चाहते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन चूँकि हमें स्पेसिफ़िकली इस एक्सट्रैक्ट से ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फिर हर कुछ आंसर नहीं लिख सकते पूरी पोम में से। हमें वही रीज़न लिखना पड़ेगा जो इस एक्सट्रैक्ट में, इस स्टेंजा में दिया है, विच आर वो वहाँ जाके एक छोटे से घर में रहना चाहते हैं, अपनी खाने के लिए सब्जियाँ खुद उगाना चाहते हैं, हनी कलेक्ट करने के लिए एक हाइव लगाना चाहते हैं। तो ये सारे आंसर्स हैं। इसके साथ आप एडिशन में ये भी लिख सकते हैं कि वो वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं। तो एडिशन में ये लिख सकते हैं बट नॉट एज ए प्राइमरी आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं, और आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको एक बार रीड भी कर देती हूँ। The poet wants to go to Innisfree, an uninhabited island, because it will provide him everything that he desires. He envisions a simple and stable life in a small room in the lap of nature. यहाँ जो रूम हमने मेंशन किया है वो वही केबिन है जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए वो बात कर रहे हैं, और वो खुद उसे बनाना चाहते हैं। किससे बनाना चाहते हैं? क्ले और वॉटल्स से। वॉटल्स क्या होते हैं? ट्विग्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये हमेशा हम ध्यान रखें कि हमसे जिस स्टेंजा को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसी स्टेंजा से रिलेटेड ही हम आंसर लिखेंगे। हम ये आंसर बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि दूसरे स्टेंजाज में क्या क्या रीज़न दिया हुआ है। मैं ये बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में फिर वो सेम गलती ही करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स वो गलती करें और उनके मार्क्स किसी भी वजह से कम आए। ऑलराइट, दूसरा, यहाँ कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग्स आपको बता देती हूँ। जैसे एनविजन्स एक वर्ड है, तो एनविजन का मतलब होता है, विजन का मतलब क्या होता है? देखना। एनविजन का मतलब होता है कि वो ऐसी एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा अपनी लाइफ को इस तरीके से जीता हुआ देख रहे हैं। ये इसका कंप्लीट मीनिंग है कि अपने आप को इस तरीके से जीता हुआ देख रहे हैं। कैसे जीते हुए देख रहे हैं कि वो वो नेचर के करीब है, वहाँ अपने घर में रह रहे हैं। इसके अलावा
ये जो लैप ऑफ नेचर लिखा है मैंने यहाँ पर, इस लैप ऑफ नेचर के साथ साथ आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ही वॉन्ट्स टू ग्रो हिज ओन वेजिटेबल, ही वॉन्ट्स टू कलेक्ट द हनी फ्रॉम द हाइव ऑफ हनी बीज, इजंट इट? ये एग्जैक्ट आप एज इट इज़ अपने एक्सट्रैक्ट में से भी, उस स्टेंजा में से भी ले सकते हैं. आई अगेन अपोलोजाइज फॉर coughing again and again. Such a bad weather, such a bad throat. So, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. It's very easy, very simple, but आपको confuse नहीं होना है. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. What would the poet do at Innisfree? देखिए अब यहाँ पे डिटेल्ड में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो करेंगे क्या वहाँ जाके. तो क्या करेंगे वो वहाँ जाके, और कौन से स्टेंजा में से पूछा गया है ये क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेंजा में से. और वहाँ जाके वो क्या क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके वो अपना रूम बना रहे हैं, वहाँ जाके वो सब्जियाँ बोने वाला काम जो है वो करना चाह रहे हैं, और जो थर्ड है वो है वहाँ जाके वो हनी कलेक्ट करना चाह रहे हैं. जो फोर्थ पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं कि वो जो काम करना चाह रहे हैं वो तो ये तीन ही है, लेकिन एक इच्छा जो वो और पूरी करना चाह रहे हैं वो है कि हनी बीज का जो बजिंग साउंड होता है वो भी सुनने की उनकी एक इच्छा है. आप चाहें तो इस वाले फोर्थ पॉइंट को भी इसके साथ मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. बाकी दीज आर द 3 पॉइंट्स कि वो वहाँ क्या करते हैं. ऑलराइट, आइए देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन. He will build a room of clay and wattles for himself, will grow beans, collect honey from the honey bees, and enjoy their buzzing sound. ये चारों ही पॉइंट्स इसके अंदर मैंने मेंशन किए हैं. आप इस पॉइंट को देखिए और एक चीज़ ये भी समझिए. देखिए मैंने यहाँ पर wattles यही वर्ड यूज़ किया है. मैंने यहाँ पे कोई और जो वर्ड है, जो सिंपलर वर्ड है वॉटल्स का, वो यूज़ नहीं किया है. वॉटल्स का दूसरा मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? ट्विग्स होते हैं, ठीक है, लकड़ियों की डालियाँ, टहनियाँ, है ना, यही होती हैं ट्विग्स. तो ट्विग्स के बजाय मैंने वॉटल्स ही यूज़ किया है, क्योंकि ये वो वर्ड है जो हमारी पोम में यूज़ हुआ है, इस स्टेंजा में यूज़ हुआ है. तो जब हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं, मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है. तो जब हम वही वर्ड यूज़ करते हैं तो अगेन मैं यही बोलूँगी, हमारा जो आंसर है वो और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनता है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने ये एक्सप्लेनेशन भी नोट डाउन कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. From the given description of the place, Innisfree is a place with, क्या लग्जरी है वहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी है, पीस है, या नेचुरल ब्यूटी और पीस दोनों है. जो फोर्थ हमारा जो ऑप्शन डी है उसमें है बी और सी, यानी नेचुरल ब्यूटी और पीस दोनों ही हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई है, एंड इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर, प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स. ज़रूर बताइए कि कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग. और मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है आंसर डी. बिल्कुल, इनिसफ्री आइलैंड में उन्हें क्या क्या मिल रहा है? नेचुरल ब्यूटी. नेचर की लैब में ही वो जाना चाहते हैं, यू नो, एकदम नेचर के नज़दीक वो जाना चाहते हैं, पास जाना चाहते हैं. तो इसीलिए नेचुरल ब्यूटी तो है ही, दूसरा उन्हें कामनेस भी चाहिए, इजंट इट? तो वो बोथ बी एंड सी, नेचुरल ब्यूटी एंड पीस, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर लिखा होगा, और जिसने भी लिखा है, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस स्टेज पे इस क्वेश्चन का गलत आंसर लिखा है. स्टिल इफ़ देयर वाज एनी कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड. आपको समझ में आएगा कि क्यों डी आंसर हुआ है. ओके अब हमारा आ जाता है स्टेंजा नंबर 2. अगले स्टेंजा के अंदर क्या पूछा, स्टेंजा से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं, और उसके पहले हम ये स्टेंजा एक बार रीड करते हैं. And I shall have some peace there,
for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I hope मैं ये स्टैंजा आपसे इसलिए बार बार रीड कर रही हूँ. फिर से मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स. देखिए हम लोग ना आजकल इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रहा. हमें हमेशा रहता है कि सारे काम जल्दी से हो जाएं, चाहे वो कुछ भी काम हो. गेम भी अगर चल रहा है वो जल्दी से हो जाए, फिर हम दूसरा गेम खेलें, फिर ये हो फिर वो हो. एंड जब व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ तो वो भी जितना क्विकली हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा समझते हैं हम. चाहे वो किसी भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हों, किसी भी टॉपिक की हम बात कर रहे हों, लेकिन किसी भी पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. देयर आर मैनी स्मार्ट वेज विच इज़ करेक्ट, बट शॉर्टकट्स नहीं होते. जब भी और स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जितना आपको टेक्स्ट का याद रहे, यानी जो भी चैप्टर में लिखा हुआ है या जो भी पोम में लिखा हुआ है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी है, प्रोज है, उसमें जो लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको जितना हद तक याद होगा वो एक्सप्लेन करने में आपको उतना ही ज़्यादा आसानी होगी. आपकी इंग्लिश चाहे कितनी भी अच्छी है या एवरेज है या वीक है, इट डजेंट मैटर. वो जब आप बार बार उस चैप्टर को रीड करते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है आपका इंग्लिश इम्प्रोवाइज़ करने के लिए भी और वो आंसर्स फ्रेमिंग के लिए भी. तो मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूँगी कि जितनी बार ये मौका लगे कि हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, एक स्टैंजा पढ़ना है, प्लीज़ उसे स्किप ना करें. गिव अ क्विक रीडिंग. इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, कोई टाइम वेस्ट नहीं है. ये इनफैक्ट एक इन्वेस्टमेंट है. तो जब आप इसे रीड करेंगे ना तो धीरे ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ना, एज इट इज़ शायद पूरा स्टैंजा आपको नहीं याद हो पाएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में रह जाएंगे और वही चीज़ एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करती है. तो स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फॉर गॉड सेक प्लीज़. ऑलराइट, एंड रीड एज मच एज यू कैन. ठीक है, लर्न करने से ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप रीड करें. ऑलराइट, नेवर स्किप रीडिंग. चलिए देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ विल द पोएट हैव पीस एट इनिसफ्री. जैसा कि मैंने बताया है ये पूरा स्टैंजा जो है वो पीस के बारे में ही है कि कितना पीसफुल एनवायरनमेंट एक जो पोएट है W.B. यीट्स, ये किस हद तक एक पीसफुल एनवायरनमेंट की इच्छा रखते हैं और उन्हें चाहिए. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ विल द पोएट हैव पीस एट इनिसफ्री. किस तरीके से, ऐसा क्या होगा या वो ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से उन्हें पीस मिल जाए. तो वो करेंगे ये कि बेसिकली उन्होंने इसमें मैंने जैसे बताया कि सुबह शाम दिन रात चारों पहर की बात इन्होंने की है, एक्सप्लेन किया है. मॉर्निंग का इन्होंने बताया है कि जब सुबह होगी और धूप के कारण अंधेरा छटेगा और जो मिस्टी फॉग है, जो हेज़ी सा धुंधलाहट सी एक सुबह सुबह रहती है, जब वो छटेगी उस समय जब क्रिकेट अपना झिंगुर गाना गा रहा होगा, आवाज़ कर रहा होगा, वो उसके साथ अकम्पनीड होगी. अकम्पनीड का मतलब होता है उसके साथ सम्मिलित होना. सम्मिलित होना का अर्थ होता है अकम्पनीड, या किसी का साथ देना का अर्थ होता है अकम्पनीड. तो इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ. ACCOMPANY, अकम्पनी. इसका मीनिंग ये होता है कि साथ देना या सम्मिलित होना. तो जब हम यहाँ सुबह की बात कर रहे हैं तो उसका क्रिकेट का जो गाना है वो कैसे अकम्पनीड हो रहा है कि जब सुबह हो रही है उसी समय ये झिंगुर जो है, जो क्रिकेट जो है, अपना गाना गा रहा है. गाना इन द सेंस ही इज़ प्रोड्यूसिंग सम noise actually. तो जो भी sound, I should be saying that this cricket is producing some sound. आवाज़ जो निकाल रहा है वो गाने जैसी आवाज़ है. तो वो इस जो सुबह का माहौल है उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और बहुत ही ज़्यादा काम बनाती है, पीसफुल बनाती है. तो मॉर्निंग में तो ये हुआ. नून में हुआ जो पर्पल ग्लो की बात हुई थी हमारी, कि जो एक पर्पल ग्लो जो सन रेज़ होती हैं वो बहुत ही रेडिश कलर की होती हैं, विच क्रिएट्स एन इफ़ेक्ट ऑफ पर्पलिश ग्लो ड्यूरिंग द आफ्टरनून. ठीक है,
आफ्टरनून में ये होता है, दोपहर के समय, कि जब बहुत तीखी सूरज की किरणें बहुत तीखी होती हैं, उस समय जो एक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है वो होता है पर्पलिश कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है। शाम के समय या सॉरी रात के समय, एट मिडनाइट, यहाँ पे मिडनाइट वर्ड का यूज़ किया है ईट्स ने, सो मेक श्योर आप भी मिडनाइट वर्ड का यूज़ ज़रूर करें। तो रात के समय जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ग्लिमर। तो उस समय भी एक शांति मिलती है, क्योंकि तब आपकी आंखों के आगे किसी भी कोहरे का या किसी भी धुएं का, प्रदूषण जो होता है, पोल्यूशन, उसका किसी भी तरीके से कोई पर्दा नहीं है। इनफैक्ट आप डायरेक्टली वो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो विटनेस कर रहे हैं इन दैट काम एटमॉस्फेयर, जो एकदम रिलैक्स्ड वातावरण है, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण है, उसमें वो इन्जॉय कर रहे हैं। और ये वाकई में बहुत ही सुनहरा अनुभव होता है, बहुत ही बढ़िया अनुभव होता है। आखिर में उन्होंने शाम की बात करी है कि शाम में जब सभी लिनेट बर्ड्स जो होती हैं वो जब अपने घरों में, अपने घोंसलों में लौट रही होंगी, तो पूरा आकाश उन्हीं से ही भरा हुआ होगा, और उनकी पंखों की भी जो फड़फड़ाहट, फ्लटरिंग साउंड ऑफ लिनेट बर्ड्स विंग्स, ठीक है, उनकी जो आवाज़ है वो भी अच्छी लग रही होगी, और ये नज़ारा बहुत सुंदर हो रहा होगा कि शाम ढल चुकी है और अब सभी के सभी पक्षी, अपने जो लिनेट बर्ड हैं, वो सब के सब अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये चारों ही नज़ारे अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही शांति प्रदायक हैं, बहुत बहुत काम करते हैं ये। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से होगा, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा एक तरीका रहता है कि मैं अपने हर वीडियो में या जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर या पोम समझा रही हूँ, तो उसमें कुछ वर्ड्स का यूज़ बार बार करूँ। जैसे ल्यूसिड वर्ड है वो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो हमको देख रहे हैं, ताकि उनकी जो वोकैबुलरी है इसी तरीके से बढ़ जाए और ये ल्यूसिड वर्ड उनको नया ना लगे, वो इससे फेमिलियर हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। ऑलराइट, तो यही मेरी एक कोशिश है कि कुछ वर्ड्स का यूज़ मैं इतना करूँ कि आपको वो वर्ड भी आप उससे फेमिलियर हो जाए, उसके यूसेज से भी फेमिलियर हो जाए, और वो आपको नया ना लगे, वो आपको वर्ड लगे कि हाँ रोज़ यूज़ होने वाले जैसा वर्ड है। तो ये भी मैंने बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है, यानी बहुत ही आसान और सरल भाषा में और उचित शब्दों का प्रयोग करके इस एक्सप्लेनेशन को लिखा है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। और मैं एक बार इसे रीड करके भी बता देती हूँ। The poet is a lover of nature, the early morning hours filled with crickets' songs, the purple glow of noon, twinkling stars at midnight, and linnets flapping their wings, returning to their home are all those experiences that he misses in city areas. Now he desires to live these experiences to enjoy the peace. ये जितने भी अनुभव हैं चारों पहर के, वो चारों पहर के चारों एक्सपीरियंस अपने अपने आप में एकदम अलग हैं, लेकिन एक ही दिन में ये सारे एक्सपीरियंसेस उसको मिल रहे हैं। तो वो ये एक्सपीरियंसेस फिर से जीना चाहता है, फिर से अनुभव करना चाहता है, खुश होना चाहता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं उसको वहाँ नहीं मिल रही हैं जहाँ पर वो अभी सेटल्ड हैं। और वो कहाँ सेटल्ड हैं इस वक्त जब वो ये पोम लिख रहे हैं? वो सेटल्ड हैं लंदन में, लंदन सिटी के अंदर वो सेटल्ड हैं। ये जो सिटी एरियाज़ जो है और लंदन में इनको ये सभी नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें किसी भी ऐसी जगह मिले जहाँ पेस्टरल रीजन है। और जिस जगह की बात ही कर रहे हैं वो है हमारा इनिसफ्री आइलैंड। आगे बढ़ते हैं। What kind of sound did the poet hear at Innisfree? ये कौन सा साउंड है? मतलब जिस तरीके का साउंड से यहाँ मतलब है कि जो साउंड वो सुन रहे हैं, क्या वो साउंड उन्हें पसंद आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा, मतलब वो साउंड सुनकर उनके अंदर किस तरीके का इमोशन आता है, किस तरीके का भाव आता है। कि कोई आवाज़ हो रही है, कोई हम बहुत अच्छे से मान लीजिए मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और इतने में ही कोई मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है आसपास, तो धम 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 की आवाज़ अगर आ रही है तो वो कितना
उस टाइम पे आपको क्या, अरे वाह कितनी अच्छी आवाज़ है, ये तो मैं अब अपना कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, आपका जो कंसंट्रेशन है एकदम टूट जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आपके, यू फील सो इरिटेटेड, और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि मैं अच्छी खासी मेरी पढ़ाई हो रही थी, अच्छा खासा मेरा एक फोकस बना हुआ था, सारा का सारा वो ख़राब हो गया। वैसे वहीं अगर आप मान लीजिए थोड़ा अपसेट हैं और फिर एक बहुत ही लवली म्यूज़िक कोई कहीं से उसकी आवाज़ आती है, तो फील सो हैप्पी, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ यीट्स को कैसा फील हो रहा है जब इनिसफ्री में जो भी साउंड्स की बात उन्होंने की है, वो कैसा फील करते हैं? क्या वो इरिटेट हो रहे हैं कि अरे मैं अपना अच्छा भला काम कर रहा था और ये बजिंग साउंड आ रहा है ना, तो मैं जो खेती कर रहा हूँ, जो ये शहद कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन सब के अंदर मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ? क्या इरिटेट हो रहे थे, क्या डिस्टर्ब हो रहे थे, या प्लीज़िंग प्लीज़ हो रहे थे? प्लीज़ होने का मतलब है वही कि रिलैक्स होना, यू नो, प्लीजिंग इज़ अ वेरी इज़ अ वर्ड जो आपको कामनेस मतलब होता है इसका, प्लीज़ करना, कि बहुत रिलैक्स हो रहे थे। लास्ट एंड नन ऑफ देम, ए बी एंड डी, ऑल थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, मतलब वो बहुत ही प्लीज़िंग फील करते हैं, उनमें जो इमोशन आता है बहुत ही प्लीज़िंग होता है वो। और देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर, और वो है प्लीज़िंग। आई होप आप सब लोगों ने भी ये करेक्ट आंसर ही चूज़ किया होगा। और प्लीज़िंग का मतलब मैं फिर से बता दूं, प्लीज़िंग का मतलब है रिलैक्स्ड, काम और बहुत ही खुशनुमा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which word from the given lines describes the night time? देखिए मॉर्निंग टाइम को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा था? एक तो ड्रॉपिंग फॉल, द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, VEILS, वेल्स मतलब घूंघट, तो मॉर्निंग को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वेल्स हम कह सकते हैं, या ड्रॉपिंग फॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। नून को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? पर्पल ग्लो, ठीक है। पर्पल ग्लो अगर बात आ गई तो कौन सी बात आ गई है? माने नून की बात आ गई है। अगर इवनिंग की बात करेंगे तो एट इवनिंग लिनट्स विंग की बात हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब यहाँ की बात आ रही है इवनिंग मिडनाइट की, आई एम सॉरी, जब मिडनाइट की बात आ रही है तब हम कौन सा वर्ड है? स्टार्स तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो कौन सा वर्ड है जो ये बता रहा है कि वहाँ पे स्टार्स चमक रहे होंगे? मेरे के आंसर लिखने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट योर ओन आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या आपको मालूम है वो कौन सा वर्ड है स्टेंजा में से जो मिडनाइट के लिए यूज़ हुआ है। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, 1 2 3, चलिए 2 सेकेंड्स और ले लीजिए, 1 2। ऑलराइट, आई होप आप सभी ने अपने अपने आंसर्स लिख दिए होंगे। और क्या आपका आंसर ग्लिमर है? GLIMMER, ग्लिमर इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु रोट द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा थर्ड। I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. फिर से एक क्विक रीडिंग हो गई है, ताकि हमें सभी वर्ड्स थोड़ा सा दिमाग में आ जाएं और हमको याद रहे कि हमको किस तरीके से आंसर करना है और कौन कौन से एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इज़न्ट इट? तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। Which figure of speech has the poet used in the first line of the stanza? यानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में? देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हर बार रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ लर्न नहीं कर सकते, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लर्न करना इज़ गुड, बट अंडरस्टैंड करना इज़ फार बेटर। तो इसीलिए बार बार जितना हो सके, जितना मौका मिले, रीड करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में यूज़ हुई है। तो क्या इसमें ये लिखा हुआ है, आई विल अराइज एंड गो टू इनिसफ्री? ये जो 9th लाइन है, ये इसी पोम की जो
बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन है, उसका क्या है? इज इट अ मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन और सिमिली? वेल, अगर रिपीट हो रही है वो लाइन एज इट इज़, इफ द फ्रेज इज रिपीटिंग एज इट इज़, देन इट्स नन अदर देन रेपिटेशन। ठीक है, तो ये एक रेपिटेशन है एंड आई होप आप सब ने भी यही आंसर में लिखा होगा, बिकॉज रेपिटेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ये हर बार ये याद भी रखने की ज़रूरत है कि कौन से स्टेंजा में कैसी क्या लाइंस हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना शायद लग रहा है कि इतनी पोम्स हैं, इतना सिलेबस है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी तो हैं, हम कैसे याद रखेंगे। फिर से कह रही हूँ, याद नहीं करना है, समझना है, अपने आप दिमाग में फिर वो रहता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What sound does the poet hear when he is away from Innisfree? देखिए, ऐसा ही सिमिलर सा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पिछले स्टेंजा को लेकर, लेकिन वहाँ ये था कि वो जो साउंड था उन्हें फील कैसा आता है, उसका ये मतलब था कि जब वो साउंड सुनते हैं तो कैसा फील करते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि हमें उस स्टेंजा से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता एज इट इज़ सेकेंड स्टेंजा को लेकर, तो हम क्या आंसर लिखते? क्या हम बजिंग साउंड लिखते? नहीं, क्योंकि वो स्टेंजा 1 से है। और क्या हम लैपिंग साउंड ऑफ लेक वाटर लिखते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो है स्टेंजा 3 से, जो कि ये यहाँ का इसी स्टेंजा से ये क्वेश्चन है। तो सेकेंड स्टेंजा के लिए अगर पूछा जाता तो हम लिखते क्रिकेट्स सिंग, इज़न्ट इट? तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कौन सी आवाज़ है जो पोएट को बार बार सुनाई दे रही है और किसी भी वजह से वो सप्रेस नहीं हो रही है, दब नहीं रही है? वो है लैपिंग साउंड, यानी जो पानी लेक का जो पानी है वो जब किनारे से टकरा के वापस लौट रहा है और तब जो आवाज़ आ रही है वही है साउंड जो पोएट को हर जगह, हर समय, दिन और रात, नाइट एंड डे, ये लिखा हुआ है 9th लाइन पर, 9th फ्रेज़ जो है इस पोम का उसमें लिखा है। ओके, तो दिन रात उन्हें यही आवाज़ आ रही है, दैट ही हियर्स द लो सॉफ्ट साउंड ऑफ लेक्स वाटर वॉशिंग द शोर। वॉशिंग द शोर का मतलब भी यही है कि एकदम किनारे से होके और फिर पानी का लौट कर आना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड अ वेरी इजी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the poet show in the given lines? यानी ये जो स्टेंजा है इसमें वो क्या बताना चाहते हैं, तो इसका एक बहुत ही डिटेल्ड आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, इसमें हर फ्रेज़ के इतने ज़्यादा मीनिंग है, हर एक सेंटेंस का इतना ज़्यादा एक मीनिंग है कि हम उसको जितना एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ लेकर आई हूँ कि पोएट क्या बताना चाहते हैं। पोएट बेसिकली अपनी जो भी डिज़ायर्स ही है ना, उन्हें ही इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसके बारे में अपनी पोम में बात की हुई है। तो देख लेते हैं कि यीट्स इसमें क्या चाह रहे हैं। बेसिकली वो यही चाह रहे हैं कि एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर हर तरफ नेचर ही नेचर हो और उस नेचर को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया गया हो। डिस्टर्ब करने का यहाँ से मतलब है कि वहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्टेड ना हो, जैसे मॉल्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं या बिल्डिंग्स या किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सेस, कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो या कुछ भी ऐसा जो नेचर को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करती है। केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सब कुछ जो है जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, कचरा, ये सारा कुछ जो हम डस्टबिन्स में भी नहीं डालना शायद, कि डस्टबिन में कौन डाले, यही फेंक देते हैं, जब झाड़ू लगेगी तब अपने आप डस्टबिन में चला ही जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ये होना गलत है। ये हमारे सिविक सेंसेस हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और हमारी एक समझ है कि हमें पता हो कि कचरे की जगह डस्टबिन में ही होती है, सड़क नहीं, नदियाँ नाले नहीं। ओके, तो ये हमें समझना चाहिए और ये हर बार सिखाने या समझाने वाला मुद्दा नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगेन आई एम सेइंग अंडरस्टैंडिंग। तो हर चीज़ का रट्टा मारना या याद कर लेना कि अच्छा ये ऐसे, इट्स नॉट करेक्ट।
समझना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। तभी आप हर तरीके की क्वेश्चंस को भी फेस कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को भी। तो यहाँ मैं आपको वही बता दूँ कि ऐसी जगह येट्स जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी नेचर को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ऐसी जगह वो वहाँ रहना चाहते हैं ताकि उन्हें एक पीसफुल और काम एनवायरनमेंट मिले, और इसी चीज़ की इच्छा उनको इनिसफ्री आइलैंड में ले जाती है। फ़िज़िकली नहीं लेकर गई है, अभी तो इमेजिनरी तौर पे ही लेकर गई है, लेकिन वो वहाँ जाना चाहते हैं, अपनी बाकी का पूरी लाइफ जो है वहीं पर बिताना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वो कामनेस, वो पीसफुल वो होना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उन्हें वहाँ नहीं मिल पा रहा है जहाँ वो इस वक्त हैं। और इस वक्त है का मतलब है कि जहाँ बैठकर वो ये पोम लिख रहे हैं, मतलब जब लिखी होगी। तो उस समय वो जहाँ पर भी थे, यानी कि लंदन शहर में थे, वहाँ रह के उनको जिस तरीके का ये जो फील आ रही है, जो डिज़ायर्स हैं, वो उन्होंने पूरी पेपर पे उतारी हैं इस पोम के थ्रू और अपने रीडर्स को बताया है। एक बार मैं ये पोम रीड भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक्सप्लेनेशन रीड कर देती हूँ। The poet shows a strong desire to go to Innisfree because he wants to have a stable and peaceful life close to nature and away from the city life. एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कई बार मेंशन किया है, जब हम ये आंसर्स में मैंने जब ये आपको ये बता रही हूँ तो ये एक एक्सप्लेन करने का तरीका है। अदरवाइज़ येट्स ने इस पोम में कहीं पर भी सिटी लाइफ के लिए मेंशन नहीं किया है। बस थर्ड स्टैंजा में जो आखिर की 2 लाइन है, इनफैक्ट 2 लाइनें भी नहीं, जो सेकंड लास्ट लाइन है यानी 11th लाइन है, वहाँ पर ही उन्होंने बात की है पेमेंट्स की और रोडवेज़ की। ऑलराइट, तो रोडवेज़ और पेमेंट्स ही दिखाते हैं कि ये बेसिकली शहरों में या थोड़ी सी एडवांस जगह जो होती हैं वहाँ पर ये दोनों ही रोडवेज़ और पेमेंट्स मिलते हैं। ओके, तो बस वहाँ से हमें एक हिंट मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि ये शहर की ही बात कर रहे होंगे। अदरवाइज़ थ्रू आउट उन्होंने एक पेस्टोरल रीजन की बात की है विच इज़ इनिसफ्री आइलैंड, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल नेचर में डूबी हुई है। ऑलराइट, तो ये हम याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। इट्स नॉट दैट टफ, मुश्किल भी नहीं है, कंफ्यूजिंग भी बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज़ अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लेंदी आंसर्स जो होते हैं उन्हें लिखना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। देखिए, शॉर्ट आंसर्स मुश्किल इसलिए नहीं होते, सब सोचते हैं शॉर्ट आंसर्स बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सरल नहीं है। शॉर्ट आंसर्स में का मतलब ये है कि आपको कम शब्दों में बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, बेस्ट पॉसिबल चीज़ बतानी है ताकि सारा मीनिंग समझ में आ गए। तो आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी होती है शॉर्ट आंसर्स में। व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग आंसर्स तो उसमें आपके पास थोड़ा सा ये एक स्पेस रहता है कि आप अपनी बात को प्रॉपरली और अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, डिटेल एक दे पा रहे हैं, इज़न्ट इट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ हम इस डिटेल की बात कर रहे हैं ना, इतना डिटेल्ड वर्जन, तो कई बार हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हमारी जो गाड़ी है ना वो ट्रैक पर चलती चलती ट्रैक से कई बार उतर जाती है, हम इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अगेन ये आपका एक्सप्लेनेशन को ख़राब करती है। तो हमेशा हमें उसी पॉइंट पर स्टिक रहना चाहिए, उसी पॉइंट पे बने रहना चाहिए जिस पॉइंट पर बात हो रही है। इसके बारे में भी, उसके बारे में XYZ की बात करना कहीं से ज़रूरी नहीं है। अगेन ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है बिकॉज़ नेक्स्ट ईयर्स स्टूडेंट्स बोर्ड्स हैं हमारे, है ना, तो उसकी प्रिपरेशन, आंसर्स किस तरीके से फ्रेम होते हैं, किस तरीके से हमें अपने आंसर्स लिखने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस तो हमें जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बताती जा रही हूँ। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप इस तरीके से अपने लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम कीजिए कि उनमें से एक अच्छा मीनिंग निकल कर आए।
और ना कि इस तरीके से कि बस उसको लेंदी, वो बस उसको बड़ा करने के लिए, कि पेजेस भरने के लिए कुछ भी उसमें अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं और उसमें वर्ड्स से भरे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। The poet presents an idyllic picture of the lake isle of Innisfree as compared to the dull grey life of the city. Justify using illustrations from the poem. डल ग्रे लाइफ ऑफ द सिटी का वही मतलब है जो पोम में पेवमेंट वर्ड के साथ यूज़ हुआ था, पेमेंट्स के साथ भी ग्रे वर्ड यूज़ हुआ था। इसका मतलब वो डलनेस, अपसेटिंग, उदासीनता, सैडनेस दिखाता है, काइंड ऑफ डेथ लाइक वो दिखाता है। तो वो सिटी से कंपेयर किया है यीट्स ने, और ये बता रहे हैं कि एक आइडलिक पिक्चर का क्या मतलब होता है कि एकदम आइडल, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, या एकदम परफेक्ट होना, कोई परफेक्ट इमेज होना। तो हम हमारे दिमाग में कई बार एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कि वैसा का वैसा जो इमेज है वो कंपेयर जो किया है। तो जिस तरीके की एक आइडल इमेज इनिसफ्री की हमें बताई है यीट्स ने, जब हम उसे कंपेयर करते हैं ना सिटी लाइफ से, उस दोनों को कंपैरिजन एक दिया है। तो जस्टिफाई यूजिंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द पोम, तो बेसिकली ये पूछा गया है कि ये जो कंपैरिजन किया गया है ये सही कंपैरिजन किया गया है, कहीं ये गलत तो नहीं किया गया है कंपैरिजन, या ऐसा तो नहीं है कि ये चूँकि वो एक ऐसी जगह पे पले बड़े हैं, वो सैंडी माउंट नाम की एक जगह पे, आयरलैंड में सैंडी माउंट नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ था, वहीं पले बड़े हैं। जब वो उनका बचपन इनफैक्ट ऐसी ही जगह बीता है, तो होता है ना, हमें बचपन से जहाँ रहे हों आपको वो जगह ज़्यादा आपके दिल के करीब होती है। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि वो सिटी लाइफ को थोड़ा सा समझते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, वो थोड़ा उनके लिए सेकंड ऑप्शन हो जाता है, और पहला ऑप्शन उनके लिए होता है कि नहीं, मैं तो नेचर के पास ज़्यादा जाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इनिसफ्री आइलैंड में रहना है। या उनके साथ ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया हो कि मुझे तो अब यहाँ नहीं रहना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, तो मैं अब वापस वहाँ मैं जा रहा हूँ अपने घर, वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर आ जाना चाहते हैं। या किसी से झगड़ा हो गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है यहाँ पे, तो कि मुझसे इतनी स्ट्रगल्स नहीं हो की जाती हैं, मुझे वापस अपने घर लौटना है। क्या कारण हो सकता है बेसिकली? देखिए, यीट्स जो हैं बहुत ही एक फेमस और बहुत ही, मैंने आपको पहले भी उनके इंट्रोडक्शन के दौरान भी बताया था कि 28th सेंचुरी के वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स में से वो थे, यानी वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स में से उनका नाम आता है। और यीट्स बेहतरीन लेखक रहे हैं, बहुत ही उम्दा लेखक रहे हैं। तो ये कहना कि वो स्ट्रगल्स से भाग कर आ गए हों, या उनको कोई प्रॉब्लम आई, या किसी ने कभी कुछ कह दिया और फिर वो चले गए हों, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी एक पर्सनल चॉइस ज़रूर रही है कि वो सिटी लाइफ या उसकी भाग दौड़ से ऊपर नेचर को समझते हैं, इसीलिए उनके अधिकतर काम के अंदर जो है वो नेचर की ही बात होती है, नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने अपने काम में मैक्सिमम जो थीम्स रखी हैं, है ना, उनके काम आधे से ज़्यादा कामों में, इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क्स में मुझे कहना चाहिए कि जो उनकी लाइफ में एक्चुअल में जो घटनाएं घटी हैं उन पर आधारित है उनका काम, या तो उन पर आधारित है या उनसे प्रेरित है ना, या तो इंस्पायर्ड होगा या उन पे बेस्ड होगा। तो रियल इवेंट्स बहुत मैटर करते हैं, नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट थीम रहती है उनके सभी के सभी कामों में। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हम ये मान लें कि किसी और रीज़न की वजह से उनको, कि भाई चूँकि बचपन से वहीं पले बड़े हैं इसलिए उन्हें नेचर ज़्यादा भाता है और सिटी लाइफ नहीं भाती, नो, दिस कैन नॉट बी द रीज़न। हमें पोम में भले आंसर्स छुपे हुए हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली देयर इज़ अ डीपर मीनिंग, एक गहरा अर्थ यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जो यीट्स है ना, उन्होंने दोनों लाइफ को एक्सपीरियंस किया है ना, और दोनों लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया है दैट विच वन इज़ बेटर फॉर हिम। वो ये नहीं कहते कि सबको शहर छोड़ छाड़ के या जहाँ पर भी वो हैं वो छोड़ छाड़ के इनिसफ्री चले जाना चाहिए, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं।
उनके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरी क्या प्रायोरिटी है या मुझे क्या पसंद है, या मेरे अंदर एक ऐसी जगह जहाँ सारी एडवांसमेंट्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। इतनी एडवांस्ड सिटी है लंदन सिटी, वहाँ पर मैं हूँ और यहाँ मैं एक बहुत ही फेमस, एक ऐसा व्यक्ति हूँ, लाइक अ सेलिब्रिटी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे सब पसंद करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं, लेकिन मेरे फैंस भी हैं, लोग मुझे पसंद भी करते हैं। ये सब दौलत शोहरत जो कमाई है मैंने, ये सब छोड़ छाड़ के भी अगर मैं नेचर के पास जाना चाहता हूँ या ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई रहता ही नहीं है, अनइनहैबिटेड प्लेस, ऐसी जगह अगर जाना चाहता हूँ तो वो किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं है या किसी मेरे बचपन में जो मेरी आदत रही है उसकी वजह से नहीं है, बल्कि मेरी चॉइस है। ये मैं चाहता हूँ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी मजबूरी की वजह से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या किसी आदत की वजह से कोई काम कर रहा है या अपनी चॉइस की वजह से कोई काम कर रहा है। जब हम अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारी जो डिज़ायर होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, वो एकदम अलग लेवल पे होती है। हम एक्साइटेड भी होते हैं, थोड़ी बहुत शायद नर्वस भी होते हैं, लेकिन उस समय हम जो एक हमारी उस चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट लेवल पर होती है। तो यही यीट्स के साथ है कि वो जब इनिसफ्री आइलैंड जाने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली उनकी वो चॉइस है, ना कि किसी भी तरीके की मजबूरी या किसी भी तरीके का कि अरे ये यहाँ पे तो अब मेरा मन नहीं लग रहा, आई एम बोर्ड नाउ। नो, ही इज़ नॉट बोर्ड, ही इज़ नॉट बोर्ड एट ऑल। ही वॉन्ट्स टू लीव दिस विलिंगली, अपनी मर्ज़ी से वो ये लाइफ छोड़ना चाह रहे हैं और इनिसफ्री आइलैंड जैसी जगह पर जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब इस आंसर को जो रिटन एक्सप्लेनेशन है, इट्स क्वाइट अ लेंदी एक्सप्लेनेशन बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हमें मार्किंग स्कीम का ध्यान रखना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग ही हमको इसका आंसर ये लिखना होगा। तो मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Yeats has shown a life of his dreams that he wishes to spend at Innisfree Island in the lap of nature. वो अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं कि बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, किस वजह से और क्यों मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बाकी की लाइफ जो है इनिसफ्री आइलैंड में ही बिताना चाहता हूँ, एकदम नेचर के क्लोज। He rarely has mentioned about the life in city, but his strong desires of settling in a place like Innisfree reflects his obsession for the place. मतलब सिटी के बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना इनिसफ्री जाने की, वो सब कुछ बयां कर देती है, वो सब कुछ बता देती है। This gives a clear idea that he wants to leave the noisy life in the city and lead a simple life. ये यही बता रहा है कि इसी वजह से ये समझ में आ रहा है कि वो क्यों शहर को छोड़कर इनिसफ्री जैसी जगह पर जाना चाहते हैं और वहाँ पर एक सिंपल और साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्राउडेड सिटीज़ एंड द काम नेचुरल सराउंडिंग्स और इनिसफ्री जस्टिफाइज हिज डिज़ायर। हमसे कॉन्ट्रास्ट के बारे में ही पूछा गया है। कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर, डिफ्रेंशिएशन, ये सब वर्ड्स आसपास ही हैं, पड़ोसी ही हैं एक दूसरे के। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रास्ट जो क्रिएट कर रहे हैं एकदम, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि बेहतर किसी को, एक को बेहतर दिखाना, ख़राब किसी को नहीं दिखाना लेकिन बेहतर दिखाना। और वो पेस्टरल रीजन बेहतर ही दिखाने का एक तरीका है कि वहाँ पे जिस तरीके से पता है कि वहाँ तो बहुत क्राउड होता है, तो मैं उस क्राउड से बाहर निकल के, मतलब उस क्राउड में रहते हुए भी अगर मुझे इनिसफ्री के लेक की आवाज़ कानों में आ रही है, तो ये वही बताता है कि जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ की आवाज़ भी जहाँ मैं हूँ वहाँ के शोर को अगर दबा रही है, तो कितना ज़्यादा वो वहाँ जाना चाहते होंगे। यही है कि यही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है और यही इस बात को जस्टिफाई करता है कि मैं वहाँ कितना जाना चाहता हूँ। The description of green glades and pastures along with birds and insects singing on Innisfree stand in contrast to the dull looking roadways and pavements that are full of vehicles and people. अब देखिए आवाज़ की जो बात हो रही है, जितने भी साउंड्स हैं,
तो इस पोम में किस किस की आवाज़ों की बात हो रही है? म्यूज़िकल साउंड्स हैं बेसिकली, नेचुरल साउंड्स हैं एकदम, चाहे वो बजिंग साउंड हो या क्रिकेट सिंग्स हो या लैपिंग वाटर हो या फ्लटरिंग वॉइस ऑफ लिनेट बर्ड्स विंग्स हो, कोई भी हो इनमें से, लेकिन ये सब नेचुरल है। ये जो प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये डिज़ाइंड नहीं है, ये है ना अपने आप, ये नेचुरल है फुल ऑन। लेकिन जब हम व्हीकल्स के शोर शराबे की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, कहीं हॉर्न बज रहा है, कोई गाड़ियाँ हटा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल, ये जो नॉइज़, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं दैट विच वन इज़ मच बेटर टू हियर, है ना। कौन सा म्यूज़िक टू ईयर्स होता है। तो जो नेचुरल आवाज़ जो होती है, इट्स मच 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 बेटर देन एनी नॉइज़ फ्रॉम दी स्ट्रीट्स, इज़न्ट इट। तो ये जो भले ही इंसेक्ट्स की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है, हनी बीज की आवाज़ है, वो ट्रैफिक की नॉइज़ से और वहाँ के पोल्यूशन से इज़ मच 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 बेटर। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट बताया है वो भी हेल्प कर रहा है ये बताने में, ये जस्टिफाई करने में दैट व्हाई ही वांट्स टू go to Innisfree. This contrast hints at the noise pollution and congestion in the cities. Congestion का मतलब होता है एक जो एकदम घुटा हुआ और एकदम क्लोज और एकदम जकड़ा हुआ सब होना, है ना, कि वहाँ एकदम कितनी भीड़ भाड़ सब है, ठीक है। तो और अगर आप Innisfree जाते हैं, इट इज़ सो रिलैक्स्ड, वहाँ पर ये भीड़ भाड़ वाला या एकदम एक दूसरे में लोग भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स सो रिलैक्स, सो पीसफुल। Further, the picture of the island surrounded by the calm water of the lake and its gentle waves present a beautiful sight. वही कि लेक में जो आइलैंड है Innisfree, हाउ वो कितना खूबसूरत लगता होगा, हाउ ब्यूटिफुल इट वुड बी। In contrast, people in the cities are lost in a race of accumulating material possessions. Accumulating material possessions का क्या मतलब है? जो शहर में जो लोग होते हैं वो एक किस्म की रेस में हैं, सारे के सारे भाग दौड़ कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ। अब वो किस किस्म की रेस है वो शायद आधों को तो पता ही नहीं होगी, बस मैं उससे बेहतर, मैं उससे बेहतर। लेकिन किस चीज़ में बेहतर? क्या कचरा फैलाने में बेहतर? क्या मैं पोल्यूशन फैलाने में बेहतर? किस चीज़ में बेहतर? वेल, वो चाह रहे हैं एक्यूमुलेटिंग मटेरियल पोजेशंस, मतलब मटेरियलिस्टिक पोजेशंस वो होता है जिसे आप चीज़ें खरीदी होती है ना, जैसे कभी कार खरीद ली, या कार तो चलो बहुत ही भारी भरकम आइटम हो गया, अगर मैं छोटे मोटे आइटम्स की बात भी कहूँ कि हैंड बैग्स खरीद लिए, पर्सेस खरीद लिए, शूज़ खरीद लिए, ड्रेसेस, कपड़े, ये सब भी खरीद रहे हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं आइटम्स को पाकर बस खुश हो जाते हैं। हाँ, ये हमें खुशी देते हैं, लेकिन ये क्या हमें शांति देते हैं, अंदरूनी सुकून देते हैं? नहीं दे सकते हैं। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, ये सारे मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं ना, जो किसी भी दुकान पर मिल जाती हैं, वो आपको सुख नहीं दे सकती। हाँ, आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं, सुख सुविधाएं दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आसान कर सकती हैं। कितनी ज़्यादा मशीन्स हैं आजकल, कितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं आजकल, और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, मतलब मैं कोई भारी भरकम मशीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी जो किचन में भी काम कितना आसान कर देते हैं, है ना। तो ये सब जो एडवांसमेंट्स हैं वो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, आपका काम आसान कर सकती हैं, लेकिन आपको एक अंदरूनी सुकून दे दें, एक ऐसी लाइफ दे दें जो आप बहुत रिलैक्स्ड रहें, वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां आपको खुद के लिए समय मिले, और एक शहरी जीवन जो होता है उसमें आपको वो स्पेस नहीं मिलता है, वही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, वो बस इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि उनको जितना मटीरियलिस्टिक आइटम्स, जितना वो अक्यूमुलेट कर सकें, मतलब पा सकें, उन्हें मिल जाए, इकट्ठा कर लें, ख़रीद लें, अपने पास भर लें, उतना वो अपने आप को उस रेस में आगे समझते हैं, उतना वो अपने आप को रईस समझते हैं। रईस मतलब नॉट मनी वाइज रईस, मतलब बहुत कि मैं तो बहुत हाई लेवल पर हूँ, इज़न्ट इट। तो एक ये दौड़ भाग लगी हुई है हमारी सिटी लाइफ में, बट वहाँ पे Innisfree में ये झूठा कंपटीशन नहीं है। दिस फेक कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन Innisfree। कंपटीशन हो तो सही हो, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो कंपटीशन हो तो कंपटीशन कहलाने लायक हो। झूठा कंपटीशन या झूठी रेस
एक फेक रेस नहीं हो. सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ समथिंग फेक. ऑलराइट. The fewer needs of people living close to nature indicate greater contentment as compared to the city dwellers, never ending chase of wealth and material possessions. ये फिर से वही मीनिंग निकल कर आता है कि जब हम नेचर में जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो हम रईस ही हैं. मतलब इट इंडिकेट्स ग्रेटर कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट का मतलब यहाँ होता है फुल ऑन सेटिस्फेक्शन. तो फुल सेटिस्फेक्शन एक फ़ील करना, रिलैक्स फील करना और कंप्लीट फील करना बेसिकली, कि हाँ अब सब कुछ है, तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट फील करते हो. बट जब हम शहरों की बात अगर करें तो वही मटेरियलिस्टिक पोजेशंस या पैसे के पीछे भागते रहना, इसी तरीके की सब चीज़ें होती रहती हैं. तो वो आपको कभी भी वो सुकून नहीं देता है जो नेचर आपको जो सुकून देती है. बिकॉज इट इज़ द ट्रू ब्यूटी. इट्स अ ट्रू ब्यूटी. इट्स नॉट एनीथिंग फेक. एंड ट्रस्ट मी, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़े समय के लिए खुशी दे दें कि हाँ मेरे पास ये नया आइटम आया है, इट्स अ न्यू कार, आई एम हैप्पी, मैं उससे बहुत खुश हूँ और बहुत मैं उसको यहाँ लेकर जाऊँ, उसे दिखाऊँ, फ़ोटोग्राफ क्लिक करके सोशल मीडियाज़ पे डालूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे. येस, बट आपको भी पता है ये सारे लाइक्स जो हैं और ये जो सारे फ़ोटोग्राफ्स ये आप सब डाल रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक दिखावा है, जस्ट अ शो ऑफ. इट इज़ नॉट रियलिटी. सो स्टॉप टेकिंग इट एज रियलिटी. वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ वो इट इज़ फेक. इट इज़ ऑल फेक. सच यही है कि आप जब अंदर से कंप्लीट फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, तभी आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, काम, स्टेबल और पीसफुल रहते हैं. ऑलराइट. The poet's urge to return to natural surroundings for a peaceful life hint at the problems and restlessness of people in cities. देखिए, अगर यीट्स जैसे पोएट कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई बात तो होगी. वो यही बता रहे हैं कि अगर उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज है, अर्ज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता कि मुझे अब जाना है वापस. यही उत्सुकता है ना यीट्स की, कि वो जाना चाहते हैं. तो अर्ज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होना, बहुत ज़्यादा बड़ी डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना. तो यहाँ उनकी जो डिज़ायर है वापस इनिसफ्री जाने की, पेस्टरल एरिया में नेचुरल सराउंडिंग्स में जाने की, ताकि उन्हें एक पीसफुल लाइफ मिले, वो यही चीज़ हिंट कर रहे होती है इससे कि कितनी ज़्यादा एक सिटी लाइफ में इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन अ सिटी, इन अ प्लेस लाइक सिटी. ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है. तो प्रॉब्लम्स और रेस्टलेसनेस जो होती है ना लोगों की, हर वक्त सर्वाइव करने की, हर वक्त सर्वाइवल के लिए भागने की, उनका एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है शहर में. कि अगर नहीं किया, चाहे आपकी तबीयत ख़राब है, लेट्स से अगर जॉब्स है तो अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है लेकिन आपको जॉब पे तो जाना होगा. ठीक है ना, ब्रेक भी है तो देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेड ब्रेक. ठीक है, वो अब ज़्यादा लंबा ब्रेक भी नहीं पॉसिबल है, इज़न्ट इट. तो आपको वहाँ जाना ही होगा इफ़ यू आर वर्किंग. इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल. ये बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट ईजी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ तभी समझ में आ सकते हैं जब उस तरीके की एक लाइफ जी रहे हों हम. तभी हम वो प्रॉब्लम्स फेस करके समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं. और प्रॉब्लम्स के साथ एक रेस्टलेसनेस का मतलब ये होता है कि कभी भी शांति नहीं है, कोई चैन ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते ही रहना, होते ही रहना. तो मतलब आपको अपने लिए अगेन वही बात कहूँगी कि स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है. इन सब से अलग वो इन नेचुरल सराउंडिंग्स में जाना चाहते हैं जहाँ अभी जो मैंने आपको बताया कि फेक कंपटीशन नहीं है, ट्रू ब्यूटी है वहाँ पे. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. Thus, the poet contrasts every aspect of city life with the life in natural surroundings that are full of pleasure, contentment and peace. इसी से ये मतलब निकल कर आता है कि वो किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट उन्होंने किया है और किस तरीके से एक नेचुरल सराउंडिंग्स वाली जो प्लेस है विच इज़ इनिसफ्री आइलैंड इन दिस पोम, वो हर लिहाज से एक आइडलिक प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो अपने आप में परफेक्ट है, बेटर है सिटी लाइफ से, और वहाँ जाना बिल्कुल सही है.
देखिए, ये लॉन्ग आंसर जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो कॉन्ट्रास्ट्स ड्रॉ किए हैं, यीट्स ने जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे हैं, तो इस आंसर में वो कॉन्ट्रास्ट मैंने स्टेंजा वाइज नहीं लिए हैं, बल्कि जो पॉइंट्स हैं या जो मुद्दे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रास्ट मैंने क्रिएट किया है। जैसे नेचुरल सराउंडिंग्स कैसी हैं, तो नेचुरल सराउंडिंग्स तीनों स्टैंजास में कैसी हैं, वो इकट्ठी मैंने सारी सराउंडिंग्स एक साथ लेके सारी सराउंडिंग्स जो सिटी लाइफ में है उसको कॉन्ट्रास्ट किया है। देन कम्स द नॉइज़। तो नॉइज़ का मतलब है कि सारी इस तीनों स्टैंजास में जो अलग अलग म्यूज़िकल साउंड्स जो यूज़ हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट साउंड हो, लैपिंग वाटर हो, या फर्स्ट स्टैंजा का बजिंग साउंड हो, उन तीनों को इकट्ठा मैंने लिया है और फिर उसको इकट्ठा जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है या ट्रैफिक पोल्यूशन जो भी है, जितनी भी आवाज़ है हॉर्न्स की, इन सब की, उसको एक साथ लेके फिर एक कंपैरिजन किया है ताकि समझ में आए। तो कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन या कंपैरिजन जैसा या सिमिलर टू दिस कोई क्वेश्चन आए तो आप स्टेंजा वाइज उसको कंपेयर ना करके और जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को आप कंपेयर एक साथ करो। पूरे पोम के इश्यूज़ एक साथ लेके और जो रियल लाइफ के इश्यूज़ हैं वो एक साथ लेके फिर उन्हें कंपेयर करेंगे अगर, वो आपके लिए कंपैरिजन करना भी आसान होगा, आंसर फ्रेम करना भी आसान होगा और एक बेटर आंसर बन के निकलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको काफ़ी डिटेल में और एक डीपर मीनिंग के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं इस वीडियो का एंड होता है। और आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी के सभी कोर्सेज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स भी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।